में दिया हुआ है। सो पहला क्वेश्चन आता है कि ये इंडेक्स किसने जारी किया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, इसने ये जारी किया है। अब आप समझिए कि वर्तमान समय में जो 50% पॉपुलेशन है वो सिटीज़ में रह रही है, जो कि 2050 तक ये बढ़कर 70% हो जाएगी। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझें तो इंडिया में 2011 की जनगणना के अनुसार 37.7 करोड़ पॉपुलेशन शहरों में रह रही है, यानी पूरी पॉपुलेशन का 31% हिस्सा शहरों में रह रहा है, जो कि 2030 तक ये 40% हो जाएगा, यानी 60 करोड़ लोग गाँव से हटके वो शहरों में आ जाएंगे। और यही 2050 तक बढ़कर 80 करोड़ हो जाएगी, यानी 50% ऑफ द पॉपुलेशन ये शहरों में पहुंच जाएगी। अगर आप जीडीपी कंट्रीब्यूशन के दृष्टि से देखते हैं तो सेंसस 2011 के अनुसार जीडीपी में अर्बन पॉपुलेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 63% है, जो कि 2030 तक बढ़कर 75% हो जाएगा और 2050 तक बढ़कर ये 80% हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया को अर्बन पॉपुलेशन को मैनेज करना और उसको वेल मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है। देखिए ये एक सिटी का है जिसमें कितनी डेंस पॉपुलेशन रह रही है, आप इसको आप देखकर समझ सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या कि जब हमारे पास इंडेक्स होगा तो इंडेक्स के बेसिस पर एक हमारे पास एविडेंस होगा, जिसके बेसिस पर हम कोई अगर इनिशिएटिव बना रहे हैं उसको कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे, उसके लिए बहुत अच्छे से उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उसका जो परफॉर्मेंस होगा उसको हम बहुत अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे। ये जो इंडेक्सेस हैं, ये जो इंडिसेस हैं दोनों, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स और जो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये 114 सिटीज़ के लिए हैं, 100 स्मार्ट सिटीज़ के लिए और 14 मिलियन प्लस सिटीज़ के लिए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो 2019 का ये ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ये एक्चुअली 2018 के ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स का अपडेटेड वर्जन है, जिसमें म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स को भी शामिल किया गया है और बहुत कुछ इसमें नया शामिल किया गया, हम जानेंगे आगे। देखिए स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसका शुरुआत हुआ था 25 जून 2015 को, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है एक्चुअली क्या है, बेसिक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना अपने सिटीजन्स को, क्लीन और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बनाना और एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? तो ये चार जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन काम है स्मार्ट सिटी मिशन की। इसके बाद समझिए इन सिटीज़ को जो है डेवलप करने के लिए, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के इनको तीन भागों में बांटा गया, 3 लेवल में बांटा गया। फर्स्ट लेवल में 4300 सिटीज़ को रखा गया, ऑल सिटीज़ जिसमें आई। सेकेंड लेवल में अमृत सिटीज़ रखा गया और थर्ड सिटीज़ में 100 स्मार्ट सिटीज़ रखा गया। तो आप समझिए कि फर्स्ट लेवल में अगर बात करें तो फर्स्ट लेवल की प्रॉब्लम क्या है, पोवर्टी एलिवेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग और स्वच्छता की समस्या है। तो इन तीनों समस्या को सॉल्व करने के लिए, पॉवर्टी की समस्या को सॉल्व करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को स्टार्ट किया गया। हाउसिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को स्टार्ट किया गया, और स्वच्छता की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन को स्टार्ट किया गया। अब आप मुझे बताएंगे कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को कब स्टार्ट किया गया था। अगर सेकंड लेवल की बात करें तो सेकंड लेवल में हमको क्या प्रोवाइड कराना है, जो 500 अमृत सिटीज़ हैं। अमृत एक्चुअली है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है, जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है उनको इसमें शामिल किया गया है। और इनको क्या प्रोवाइड कराना है, हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है, लाइक वाटर सप्लाई, सीवरेज, सेप्टेज मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट और ग्रीन पार्क, यानी इनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली प्रोवाइड कराना है। और 65% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो अमृत योजना के अंतर्गत, अमृत सिटीज़ के अंतर्गत कवर हो जाती है। और जो फाइनली 100 सिटीज़ का है, यानी स्मार्ट सिटीज़ मिशन है, उसको क्या करना है, हमें उसमें प्रोवाइड कराना है डिजिटल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कराना है, साथ में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है बहुत अच्छे से, सर्विसेज और जो रिसोर्सेज हैं उनका हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी का जो एक लक्ष्य रहता है वो ऑप्टिमम यूजेज ऑफ रिसोर्सेज रहता है। ओके, सो देखिए इनमें सिटी को कैसे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि हमारे जो अगर एक लेवल का हम योजना बनाकर और चाहें कि पूरा सोसाइटी डेवलप हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है, कहीं की पॉपुलेशन कुछ है, कहीं का पॉपुलेशन कुछ है, कहीं की लिटरेसी रेट कुछ है, कहीं की कुछ है। तो इसलिए अभी इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो पॉपुलेशन के साइज के बेसिस पर किया गया है, और वो भी
2011 के सेंसस के बेसिस पर। तो इसमें क्या किया गया है समझिए, इसमें स्मॉल टाउन्स को बांटा गया है जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से कम है। मीडियम टाउन उन्हें कहा गया जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा और 5 लाख से कम है। लार्ज टाउन उन्हें कहा गया जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से कम और 1 मिलियन से 5 लाख से ज़्यादा और 1 मिलियन से कम है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ उनको कहा गया जिनकी पॉपुलेशन एक्चुअली 1 मिलियन इज टू 10 लाख से होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ उनको कहा गया जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से अधिक और 5 मिलियन से कम है। और मेगा पॉलिस सिटीज़ जो है जिनकी पॉपुलेशन 5 मिलियन से अधिक है। ठीक है, तो सिटी क्लासिफिकेशन इस प्रकार हुआ। अगर आप अब बात करेंगे ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स की, एक्चुअली ये अब तक फ्रेमवर्क था कि कैसे इसको डिवाइड किया गया किस बेसिस पर। तो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द इंडियन सिटीज़ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लोकल बॉडीज़। जो लोकल बॉडीज़ हमको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनका क्या रुझान रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आउटकम्स जनरेटेड थ्रू दीज सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ लेवलेबिलिटी विद इन सिटीज़ एंड सिटीजन परसेप्शन ऑफ दीज आउटकम्स। इस बार के ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में सिटीजन परसेप्शन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। साथ में ये ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या बताएगा कि जो वहाँ का प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है और इन सब जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उसका आउटकम क्या निकलता है इन द टर्म्स ऑफ लेवलेबिलिटी। ओके, सिटीजन परसेप्शन को लेकर इसने बिल्कुल इसको ग्राउंड लेवल पर बना दिया है। हम और भी आगे समझते हैं कि कैसे ग्राउंड लेवल पर पहुंच गया है। देखो, मैंने बताया जैसा कि पहली बार इसमें सिटीजन परसेप्शन सर्वे को शामिल किया गया है, जो कि इस पूरे ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स का जो पार्ट का 30% मार्क्स इसमें शामिल किया जाता है। सो दिस विल हेल्प इन डायरेक्टली कैप्चरिंग द परसेप्शन ऑफ द सिटीजन विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ इन देयर लाइफ एंड सिटीज़। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में 35% क्वालिटी ऑफ लाइफ को दिया गया है, वेटेज जो मिला है। 30% सिटीजन परसेप्शन को दिया गया, यानी आपसे पूछा जाएगा कि क्या व्यवस्था सही है कि नहीं है। पहले ऐसा होता था कि वहाँ से सब आपसे कोई मतलब नहीं रहता था, डेटा बाहर से ले लिया गया और वहीं से सारा कुछ बना दिया गया इंडेक्सेस। अब क्या करेंगे, डेटा तो लेंगे साथ में उसको वैलिडेट करने के लिए आपसे भी पूछा जाएगा, आपका भी परसेप्शन देखा जाएगा। इकोनॉमिक एबिलिटी को 15% महत्व दिया गया है इसमें और 20% सस्टेनेबिलिटी को वेटेज दिया गया है। देखिए, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स को 3 पिलर हैं। अब आप पिलर समझिए क्योंकि ये पिलर्स ही जो है बहुत ही ग्राउंड लेवल तक गए हैं। इन पिलर्स में पहला है क्वालिटी ऑफ लाइफ, दूसरा इकोनॉमिक एबिलिटी एंड तीसरा सस्टेनेबिलिटी। 3 पिलर्स हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इन 3 पिलर्स को आगे जाकर 14 पिलर्स में बांटा गया है और इन फिर 14 पिलर्स को आगे जाकर 50 इंडिकेटर्स में बांटा गया है। ठीक है, आप समझिए इधर क्वालिटी ऑफ लाइफ में। देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत से हैं, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड शेल्टर, वास एंड एसडब्ल्यू यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मोबिलिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, रिक्रिएशन। इकोनॉमिक एबिलिटी में क्या कि आप कैसे इकोनॉमिक रॉबस्टनेस, आप इकोनॉमिक कितनी मजबूत हैं, उसके अंतर्गत बांटा गया है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, गिनी कोफिशिएंट आप जानते हैं कि जो है इनइक्वालिटी को मेज़र करता है, यानी जब लॉरेंज कर्व की बात करें तो लॉरेंज कर्व को मैथमेटिकल रूप में कन्वर्ट करने के लिए गिनी कोफिशिएंट का यूज़ किया जाता है। सस्टेनेबिलिटी में समझिए क्या है, इन्वायरमेंट, ग्रीन स्पेस एंड बिल्डिंग्स, एनर्जी कंजप्शन, सिटी रिलायंसेस और ये सब मिलकर, ये तीनों मिलकर और ये 14 मिलकर बनाएंगे ईज़ ऑफ लिविंग, जिससे हमारी सोसाइटी का होगा बहुत ही अच्छे सोसाइटी का होगा निर्माण। अब अगर बात करें क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो आप समझिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में एजुकेशन में हाउस होल्ड जो है वो कितना एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर कर रहा है, लिटरेसी रेट क्या है, पीपल टीचर रेशियो क्या है, ड्रॉप आउट पीपल टीचर रेशियो यानी कितने 100 बच्चों पर कितने टीचर हैं, ड्रॉप आउट रेशियो यानी अगर 10th के बाद कितने लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, ग्रेजुएशन के बाद कितने लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, ड्रॉप कर दिया, एक्सेस टू डिजिटल एजुकेशन, कितने लोगों को डिजिटल एजुकेशन मिल पा रही है, प्रोफेशनली ट्रेन टीचर्स कितने हैं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे स्कोर क्या है। उसके बाद हेल्थ की बात करो तो उसमें बहुत सारा हेल्थ में क्या है कि लोगों को कैसे हेल्प मिल रहा है, जो सरकारी पब्लिक सेंटर्स हैं उनकी क्या व्यवस्था है, उनको क्या क्या उनके पास फैसिलिटी कैसे कैसे हैं, वो वायरस कैसे फैल, कोई जो डिजीज़ फैल रही है वो किस प्रकार फैल रही है। हाउसिंग एंड शेल्टर में बात करें तो जो लोगों के घर में बिजली आती है कि नहीं आती है, बिजली आती है तो कितने कितने देर बाद आती जाती है, इन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। अर्बन जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिशरी कौन कौन से हैं, स्लम पॉपुलेशन कितनी है, वास एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ऐसे वाटर सप्लाई अप टू द हाउस होल्ड और कितने लोगों के घर में पाइप से
पानी आता है, और ऐसे सब करके इसमें जो है 50 चीज़ें शामिल की गई हैं इन तीनों को मिलाकर। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात अगर बाद में करें तो इकोनॉमिक एबिलिटी आती है। इकोनॉमिक एबिलिटी में आप देखिए लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, गिनी कोएफिशिएंट में देखिए इनइक्वालिटी इंडेक्स बेस्ड ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आप इसको डिटेल पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चले कि ये पिलर्स कितने डीप लेवल तक, कितने सूक्ष्म लेवल तक आपका ये स्टडी कर बता रहे हैं। अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो इन्वायरमेंट में वाटर क्वालिटी कैसी है, टोटल ट्री कवर कितना है, ग्रीन स्पेस एंड बिल्डिंग्स कितनी कैसी हैं, एनर्जी कंजप्शन क्या लेवल क्या है, सिटी रिलायंसेस क्या है, तो आप ये सस्टेनेबिलिटी में आ जाएगा आपका। की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? की ऑब्जेक्टिव्स वही है कि पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंडेक्स जो है वो हेल्प करेगा हमें। मैं फिर बता दूं आपको कि अभी इसकी रैंकिंग नहीं आई है, क्योंकि रैंक अभी जो है इसका सर्वे कंप्लीट हो गया और रैंकिंग आई थिंक 2-3 महीनों 4 महीनों के अंतर्गत आ जाएगा, जिसको मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो देखो क्या है, इस इंडेक्स का सबसे पहले पॉलिसी मेकिंग में बहुत अच्छा यूज़ है इसका। ठीक, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ये बहुत ज़्यादा कैटलाइज करती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया उसको बढ़ाती है। ठीक है, अर्बन में जो पॉलिसीज़ चल रही हैं उनको बहुत अच्छे से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनके परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सिटी एडमिशन कैसा है, लोगों के परसेप्शंस लिया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस बार इसमें यही है कि इसमें सिटीजन परसेप्शन को भी शामिल किया गया है, जिससे कि लोगों के विचारों का पता चलेगा कि एक्चुअलिटी क्या है और कागज़ पर क्या है। ठीक है, सो देखिए अब फर्स्ट एडिशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब तक तो हम लोगों ने करी सेकंड एडिशन के फ्रेमवर्क की बात, इंडेक्स की बात नहीं। फर्स्ट एडिशन में क्या था, केवल ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स था, उसमें म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स नहीं था। उसने 111 इंडियन सिटीज़ को शामिल किया था, जिसको उसने 4 पिलर्स पर बेस किया था और बाद में 15 कैटेगरीज में बांटा गया था। समझ रहे हैं आप इसको? पहला उसमें कौन सा पिलर था, इंस्टीट्यूशनल यानी गवर्नेंस कैसा है, जिसको उन्होंने 25% वेटेज दिया था। सेकंड था सोशल यानी आइडेंटिटी, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, इसको इन्होंने 25% वेटेज दिया था। इकोनॉमिक यानी इकोनॉमी कैसी है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसको उन्होंने केवल 5% वेटेज दिया था, और जबकि इकोनॉमिक एबिलिटी को अब 15% वेटेज दिया गया है। फोर्थ देखिए फिजिकल फैक्टर यानी वेस्ट वाटर, सॉलिड वाटर मैनेजमेंट, पॉल्यूशन, हाउसिंग इंक्लूसिवनेस, मिक्स्ड लैंड यूज़, पावर एंड वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ओपन स्पेसेस, इसको इन्होंने सबसे ज़्यादा 45% वेटेज दिया गया था। अगर मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछूं कि जो सेकंड एडिशन आया है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2019 का, उसमें 35% वेटेज किसको दिया गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को 35% वेटेज दिया गया है, और 30% वेटेज दिया गया है आपके परसेप्शन, सिटीजन परसेप्शन इंडेक्स को। ओके, सो आप समझ रहे हैं बाकी इन सब बातों को। अगर आप रैंकिंग में देखें तो फर्स्ट रैंक पे आया था तो 2018 में महाराष्ट्र के आए थे 3 सिटीज़ आई थी। पहले आया था पुणे, सेकंड पे आया था नवी मुंबई, थर्ड पर आया था ग्रेटर मुंबई। सो ये 3 सिटीज़ जो है यहाँ है कि अभी मेन टॉप 10 में 4 सिटीज़ एक्चुअली आई थी, और जो है 6 नंबर पे था थाने। अगर चौथे नंबर पर देखें तो आंध्र प्रदेश का तिरुपति था। ओके, 5वें नंबर पे चंडीगढ़ था, 6ठे नंबर पर आपका महाराष्ट्र का थाने था, 7वें नंबर पर रायपुर जिसका नाम अब अटल नगर कर दिया गया है, 8वें नंबर पर है इंदौर मध्य प्रदेश का, और 10वें नंबर पर भोपाल। तो ये 10 सिटीज़ जो है 10 टॉप सिटीज़ हैं जिन्होंने टॉप किया था। अगर दिल्ली की रैंक की बात करें तो दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन रह रही है, उसके बाद वहाँ की जो रैंक है वो 65 आई थी, जो कि काफ़ी गंदी रैंक थी। सो अभी आप नेक्स्ट इंडेक्स आएगा तब उस पर बात करेंगे। अब बात करते हैं हम म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की। देखिए जो म्यूनिसिपलिटीज़ हैं वो क्या है, लोकल गवर्नेंस हैं। ठीक है, हमारे नेशन में जब कोई पॉलिसीज़ ऊपर से बनकर आती हैं तो उनको ग्राउंड लेवल पर म्यूनिसिपलिटीज़ क्रियान्वित करती हैं, और एक्चुअली म्यूनिसिपलिटीज़ जो है किसी सिंपल सिटी को वो कैपेबल होती हैं स्मार्ट सिटी बनाने में। ओके, सो जो म्यूनिसिपलिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, effort to assess and analyze the performance of Indian municipalities based on their defined set of functions। ओके, अपने फंक्शंस के द्वारा वो क्या करती हैं। अब इस इंडेक्स का क्या करा जाएगा, काम क्या है कि म्यूनिसिपलिटीज़ के जो फंक्शंस हैं, उनकी जो निश्चित फंक्शंस हैं, उनको हम एनालाइज करेंगे और उनमें सुधार करेंगे। और साथ में एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो ये म्यूनिसिपलिटीज़ जो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाया गया, एक्चुअली ये जो विभिन्न शहरों के म्यूनिसिपलिटीज़ उनमें एक प्रकार का कंपटीशन क्रिएट करने का प्रयास किया गया है, ताकि जब नेक्स्ट इंडेक्स बनेगा तो लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छी रैंक लाने के लिए और अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से मैनेज करेंगे शहरों को। देखिए ये एक प्रोसेस है
म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाने का, जिसमें डाटा कलेक्ट किया गया है, उसके बाद उसको वैलिडेट किया गया है परसेप्शन इंडेक्स से, फिर डाटा ट्रांसफॉर्म एंड स्कोरिंग की गई है, उसके बाद कंप्यूटिंग इंडेक्स एंड स्कोर। इसको मैंने इसलिए इसमें शामिल कर दिया ताकि आप उस बुक को, जो कि अभी जिस बुक में ये इंडेक्सेस आए हैं उसको आप पढ़िए। ओके, सो देखिए, इट विल असेस द परफॉर्मेंस म्यूनिसिपैलिटीज ऑन द 5 enablers। इसमें 5 पिलर्स माने गए हैं। पहला सर्विस है, दूसरा फिनेंस है, तीसरा आपका प्लानिंग है, चौथा टेक्नोलॉजी है और पांचवा गवर्नेंस है। सो इनका जो कि क्या वेटेज दिया गया है, सर्विसेज को 30% दिया गया है, फिनेंस को 20% दिया गया है और टेक्नोलॉजी को 15% प्लानिंग को दिया गया है और गवर्नेंस को 20% दिया गया है। ओके, बाद में इन्हीं इंडिकेटर्स को बाद में 20 इंडिकेटर्स में डिवाइड किया गया, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, वाटर वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटाइजेशन और इन सब चीज़ को दिया गया है। इसमें क्या करेगा, ये हेल्प करेगा बेटर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, फिलिंग द गैप्स इन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्रूविंग द लिवेबिलिटी ऑफ द सिटीज़। सो ये आपका देखिए पूरा इंडेक्स का ओवरऑल है, जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल, बाय बाय।